नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इकोनॉमिक्स का एक नया विषय पंचवर्षीय योजना लेके आ चुका हूँ। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। तो अगर बात करें आर्थिक नियोजन की, तो संसाधनों का उचित उपयोग एवं देश के विकास के लिए सरकार जो प्लानिंग करती है उसी को आपका आर्थिक नियोजन कहा जाता है। हमारे देश में जो संसाधन है उन संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है और देश का विकास उन संसाधनों के उपयोग से कैसे होगा, उसके लिए जो सरकार प्लानिंग करती है उसी को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो विश्व के अंदर जो पहला इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? रशिया देश द्वारा। यूएसएसआर देश है आपका जो सोवियत संघ है, आपका जो हमें रूस देश है, इनके द्वारा पहला आर्थिक नियोजन, पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी। और इसके जो नेता थे वो थे जोजेफ स्टालिन। तो जोजेफ स्टालिन इसके नेता थे आर्थिक नियोजन के। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में जो पहला नियोजन है वो एम विश्वेश्वराय ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 1934 में पहली बार आर्थिक नियोजन की जो बात है वो एम विश्वेश्वराय के द्वारा की गई थी। और अगर आप भी एसपी टीजीटी या जीबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे रिवीजन बैच में, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। आप हमारे रिवीजन क्लासेस को लाइव प्लस रिकॉर्डेड देख सकते हैं। साथ में हमारी पिछली रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या हमसे पेड हैंड रिटन नोट लेना चाहते हैं टीजीटी कमीशन के लिए, तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करें आर्थिक नियोजन की, तो 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक हरिपुरा अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो बोलेंगे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहली बार भारत में जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देश में प्लानिंग को बनाने के लिए क्या यहाँ बनाया गया था? आज़ादी के बाद योजना आयोग, जिसको कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। अच्छा, योजना आयोग का कार्य क्या था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन केसी न्योक के द्वारा किया गया था। जो केसी न्योक साहब थे, इनके द्वारा जो है वो पहली बार क्या किया गया था? तो केसी न्योक साहब के द्वारा पहली बार जो है वो योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके द्वारा बनाए गए योजना को पंचवर्षीय। इन्होंने ये बोला कि हम जो योजना बनाएंगे वो कितने साल के लिए बनाएंगे? 5 साल के लिए हम लोग यहाँ पे योजना बनाने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बात करी कि हम योजना 5 साल के लिए बनाएंगे और योजनाएं कौन बनाएगा? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बनाएगा। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही, इसके नेतृत्व में ही जो है योजना आयोग का गठन हुआ और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जो है वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। और इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो मोंटेग सिंह आलूवालिया। कौन थे? मोंटेग सिंह आलूवालिया जो है वो क्या थे? इसके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। तो तीनों उपाध्यक्ष आपको याद रखने, पहले प्रधानमंत्री थे, दूसरे जो थे आपके वो कौन थे? उपाध्यक्ष प्रथम जो है वो गुलजारी लाल नंदा थे। एक बार क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह आलूवालिया। अब योजना आयोग को क्या हुआ कि जब मोदी जी की भारत में सरकार आती है तो इसको बदल कर इसका नाम कर दिया नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ। ये भारत में योजना बनाने का ये भी काम करता है। ये अगर बात करूँ तो योजना आयोग को बदल के क्या बनाया गया 1 जनवरी 2015 को? नीति आयोग। ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान के रूप में काम करता है। ये क्या करता है कि जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के ये भी पॉलिसी बनाने का काम नीति आयोग करता है। और अगर बात करें नीति आयोग की, तो ये केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सलाह देता है। जी बिल्कुल। तो केंद्र सरकार और आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो सलाह देने का जो काम करता है वो भी आपका नीति आयोग करता है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। ये जो करता है, जो ये मतलब केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, दोनों को जितने भी हमारे देश के मुद्दे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दे होंगे, उन पर जो है वो सलाह करने की बात करेगा। और अगर बात
करें आपके इसके प्रथम अध्यक्ष, तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये सेम योजना आयोग की तरह है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग जब से लेकर बना है तब से लेकर इसके जो अध्यक्ष है वो आपकी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी है। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया जो है वो क्या है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है। लेकिन अगर बात करें इसके वर्तमान उपाध्यक्ष की, तो के सुमन बेरी। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत दफ़ा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वर्तमान में जो इसके सीईओ है, जो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है BBR सुब्रमण्यम। तो ये नाम आपको याद रखना है। जो BBR सुब्रमण्यम है वो आपके वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष है, आपके सीईओ है। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या था? NDA, इसको NDC बोला जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अच्छा, NDC का क्या काम था? क्वेश्चन। तो NDC का गठन पहले आपको पता होना चाहिए, 6 अगस्त 1952 को NDC का गठन हुआ। इसमें जो सदस्य होते थे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्र शासित जो प्रदेश होते थे उसके प्रशासक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगर बात करें आपके NDC की, आपका जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसमें ये तो सदस्य इसके होते थे, ये तो आपको पता रखना है कौन कौन होते थे, कौन नहीं होता था। आपको पता होना चाहिए केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होगी, कैबिनेट जो हमारी होगी, और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी प्रशासक होंगे और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसके सदस्य होंगे। इसका काम था कि योजना आयोग द्वारा बनाया गया योजना का अंतिम रूप प्रदान करना। कि योजना आयोग जो आपकी प्लानिंग कमीशन थी, इनके द्वारा जितने भी योजना बनाई गई है उसको अंतिम रूप प्रदान करना, और इसकी स्वीकृति के बाद ही योजनाएं देश में लागू होती थी। जब तक देखो योजना आयोग ने योजना बनाई, लेकिन जब तक भाई NDC वाले नहीं बोलेंगे तब तक उसको अंतिम रूप नहीं मिलेगा। मतलब कि बिल को जैसे पास करते हैं ना, तो उसको NDC पास करती थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। नीति आयोग की अपनी समिति है और इस योजना की ये जाँच भी खुद करती है। देखो, योजना आयोग के लिए तो समिति थी NDC जो जाँच करती थी, लेकिन नीति आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी अपनी समिति है, ये अपने आप अपने फैसले लेते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग एवं नीति आयोग सभी गैर संवैधानिक है। ये संवैधानिक नहीं है। ये कैसे निकाय है? ये गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक नहीं है। कैसी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, सलाह देती है संविधान में। ये संविधान का मतलब हेल्प करने वाली बॉडी है ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये मतलब सलाह दे रही है खाली कि भाई हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, ये चीज़ ऐसी हो सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1 अप्रैल 1951 से आपकी 1956 तक 31 मार्च 1956 तक चलती है। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि एवं सिंचाई पर, कि भाई कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में हमारा देश आगे बढ़ सके। सिंचाई होगी तो भी देश आगे बढ़ेगा। और ये जो किस मॉडल पर आधारित था? तो डोमर समृद्धि मॉडल। तो डोमर समृद्धि मॉडल पे आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर बात करूं इस योजना की, तो ये योजना जो है वो आपकी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, देखो समुदाय के आधार पर विकास कार्यक्रम होने चाहिए सभी के लिए। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा पर भी यहाँ पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। और इसके साथ ही आपका भाखड़ा नंगल परियोजना, बहुत बार पूछा गया है कि जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना ये आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। आपकी दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजना है उनके लिए, उनकी जो यहाँ पे बात की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बोलूँ तो इन पे जोर दिया गया था कि भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई जाए, दामोदर घाटी परियोजना बनाई जाए, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का काम किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। डेट आपको याद रहेगी 1 अप्रैल 1951 से आपका कृषि और 1956 तक थी। तो याद रखना कृषि एवं सिंचाई पर आधारित थी और डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भाई याद करें इसकी शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो आधारभूत एवं बाहरी उद्योग का विकास। कि भाई देखिए जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज है वो डेवलप्ड होनी चाहिए,
कारखाने जो है वो डेवलप्ड होने चाहिए। तो वो बात की गई थी दूसरे पंचवर्षीय योजना में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, जो कि 1956 से 1961 तक भारत में आई। बात करें इस पे, जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस। जो पीसी महालनोबिस जो मॉडल है वो किस पे आधारित था? तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान है, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है, इस पे आधारित था आपका पीसी महालनोबिस आपका ये प्लान। और याद रखें इस योजना में राउरकेला, एक मैंने पढ़ाया आपको पहले भी ज्योग्राफी में, जो मैंने जो सीरीज पढ़ाई है इंडियन ज्योग्राफी की, वहाँ पे मैंने आपको राउरकेला लौह इस्पात कारखाना पढ़ा रखा है। कहाँ पर है, कब ये बना था, किसके सहयोग से बना था? तो राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट और आपका दुर्गापुर इस्पात लौह कारखाना। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं कि राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो स्थापना है वो इसी पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और इंटरनल कोच फैक्ट्री एवं चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना हुई। तो भारत में चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना, भारत में इंटरनल कोच फैक्ट्री की स्थापना, भारत में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात जो कारखाने की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो बोलेंगे सर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इन सभी के तहत ये सब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस पर जोर दिया गया? आधारभूत एवं भारी उद्योग की विकास पे। मॉडल कौन सा? पीसी लनोबिस मॉडल है और शुरुआत 1956 से 1961, एग्जैक्ट बोले तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। और वित्तीय वर्ष जो होता है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से 1961 तक होता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इंटरनल कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर किसके तहत बना? तो बोलेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना। इसके बाद आता है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर मैं कहूँ तो ये उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 युद्ध भारत ने झेले थे। तो इसकी शुरुआत 1961 से 1966 तक ये चली। ये योजना जो है आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान की, देखो हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हमको स्फूर्तिवान बनना है, हम खुद से सब कुछ कर सकते हैं, इस पर जोर दिया गया था। ये योजना असफल क्योंकि इसके दौरान क्या हुआ था कि जो भारत और चीन है उसके बीच क्या हो गया था, युद्ध हो गया था 1962 में, जिसमें भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच भी 1965 में युद्ध हो गया था। पाकिस्तान कहाँ पीछे हटने वाला था जब चीन वालों ने युद्ध कर दिया। और इस युद्ध में जो है भारत में क्या पड़ता है, भीषण सूखा भी पड़ा। तो 3 कारण थे, एक तो भारत चीन युद्ध था, दूसरा कारण भारत पाकिस्तान युद्ध था, एक कारण था आपका भीषण सूखा, अकाल भारत में पड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है कि अब भारत असफल तो रहा, लेकिन 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो में, अब रूस ने उस समय रूस सामने आया और रूस की क्या कर दी, रूस ने बहुत हेल्प करी है भारत की, पहले से लेकर हेल्प करी है। तो रूस के सहयोग से बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई। तो भारत की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, तो ये बोकारो में है। और किसके सहायता से बनी है, रूस के सहयोग से। कब बनी, 1964 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनी है। और आईडीबीआई बैंक की स्थापना, देखो आईडीबीआई जो बैंक है इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा, तो ये भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन, जो इंडस्ट्री है आपका, जो फूड कॉरपोरेशन जो निगम है, इसकी जो स्थापना है, और जो कृषि कीमत जो एग्रीकल्चर प्राइस कॉरपोरेशन है, कमीशन है सॉरी, तो इसकी स्थापना, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत में जो एफसीआई और एपीसी, भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग, तो ये किसके दौरान बना था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोला कि भाई देखो खाद्य के लिए एक निगम बनाया जाए, कृषि के लिए एक उद्योग बनाया जाए। बेशक इस दौरान अकाल पड़ा था, लेकिन फिर भी सरकार क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना चली जाती है, उसके बाद 3 साल के लिए योजना अवकाश आता है, जिसको हॉलीडे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। हॉलीडे प्लानिंग कमीशन का मतलब है कि योजना अवकाश, कि पंचवर्षीय योजना को छुट्टी दे दी। और छुट्टी देने का जो काम था कि लगातार 3 आपदाओं के कारण सरकार के पास पैसा नहीं था। क्यों ये आई, अब सरकार के पास जब पैसा नहीं था तो 3 वर्ष
जिसके कारण सरकार 3 वर्ष एक योजना लाना प्रारंभ की और जिसे योजना अवकाश कहा गया कि हम 3 साल के लिए लाएंगे, पंचवर्षीय योजना को क्या कर देंगे भाई, बंद कर देंगे। और ये जो योजना अवकाश चला, जो फर्स्ट हॉलीडे प्लानिंग कमीशन चला था, वो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक चला। इसी दौरान कृषि क्षेत्र पर अब जोर दिया गया कि देखो खाने की चीज़ें कम है भारत में, इससे पहले अकाल पड़ चुका था और 1966-67 में अब हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई। हरित क्रांति की शुरुआत से भारत में बहुत ज़्यादा चेंज कृषि के क्षेत्र में देखने को मिले और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे भारत में जो हरित क्रांति पे जोर दिया, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का उत्पादन भारत में बढ़ा। इन्होंने क्या, इनके बीजों पे जोर दिया कि भाई ये अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं, ऐसे उपजाऊ हो सकते हैं। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है, फादर ऑफ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो है एम एस स्वामीनाथन। ये बात आप बिल्कुल समझते होंगे। और अगर बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो इनका नाम है नॉर्मन बोरोलॉग। क्या नाम है, नॉर्मन बोरोलॉग। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके बाद देखो, जैसे ये योजना अवकाश खत्म होता है तो फिर उसके बाद भारत में आती है 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना भारत में आती है वो 1969 से 1974 तक आती है। इसकी शुरुआत 1969 में हो जाती है। और इसके बाद आप में इसमें जो प्राथमिकता दी गई कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, कि देखिए हमें स्थिर भी रहना है और हमें इकोनॉमिक जो है अपना विकास भी करना है, कि किस प्रकार से हमको आने वाले समय के लिए डेवलप होना है आर्थिक रूप से, उस पर जोर दिया गया। और ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर थी। इसमें जो है वो 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, तो बोलेंगे 1969 में। 1969 में जो है वो 14 जो वाणिज्यिक बैंक थे, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको डिटेल से याद रखना है। और 1974 में जो परमाणु परीक्षण जो पोखरण राजस्थान में होता है वो भी किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो भी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही होता है कि कहीं ना कहीं भारत को परमाणु परीक्षण भी करना चाहिए था यहाँ पे, तो ये बात भी यहाँ पे बोली गई थी। और इसके बाद इसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में एग्जामिनर पूछता है, तो बोलेंगे सर चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आया। और सूखा प्रवण क्षेत्र, जिसको आपका DPAP जो 1973 से 1974 में इसकी भी शुरुआत हुई, तो सूखा प्रवण क्षेत्र योजना जो भारत में आती है उसकी शुरुआत 73-74 में किसके द्वारा की गई, तो ये भी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पे थी, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यहाँ पे करना था। और ये 1969 में आई थी। परिवार नियोजन की कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं पर हुई। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। इसके बाद है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं जो चलती है 1974 से 1979 तक चलती है। यहाँ पर जो जोर दिया गया था वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, कि भाई देखो गरीबी उन्मूलन के साथ क्या है, आत्मनिर्भरता, कि भाई गरीब तो है लेकिन उसके साथ क्या है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। तो 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इंदिरा गांधी के समय जो है 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और 2 अक्टूबर 1975 को यहाँ इसी के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और उसके बाद 1978 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की गई। लेकिन बीच में क्या होता है, यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार आती है 1977 में। इन्होंने क्या कर दी, इस योजना को बंद कर दिया और एक योजना बीच में लाई 1977-78 में, हॉलीडे प्लानिंग कमीशन। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। तो इसके बाद सीधी छठी पंचवर्षीय योजना आती है जो कि 1980 से 1985 तक आती है। तो इसमें बोला गया कि इसके तहत गरीबी का निवारण हो। वैसे तो सीधा क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो 5वीं और छठी। तो 5वीं ज़्यादातर आती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पे दिया जाता है। तो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल, कि भाई गरीबी का निवारण, गरीबी को कैसे हटाए और आत्मनिर्भर कैसे बने, उस पर बल दिया गया आपका। और रोजगार कैसे हो, इस पर बल दिया गया आपका छठी पंचवर्षीय योजना में। ये बात यहाँ पर बात की गई थी। अच्छा, बात करें छठी पंचवर्षीय योजना की, तो योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। देखो गांव वाले क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और जो आपके शहरी क्षेत्र है उनके लिए प्रतिदिन गरीबी रेखा के रूप में जो है वो 2100 कैलोरी जो है वो क्या किया गया, उपभोग की, इतना कैलोरी वो कंज्यूम कर रहे हैं, ये बात करी गई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कमीशन में आ चुका है किसी और स्टेट की, कि भाई साहब की जो योजना आयोग है उसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने कैलोरी की बात कही थी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, और आपकी शहरी क्षेत्रों के लिए कितनी, तो 2400 कैलोरी कही थी आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और आपका जो
ग्रामीण क्षेत्र है, इसके लिए जो कही थी वो आपके 14 कैलोरी। तो ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि कितनी कितनी यहाँ पे बात की गई। अच्छा, 1980 में किस योजना के तहत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का 1969 में हुआ था, आप सभी को पता है। लेकिन जो आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, और इसी के तहत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना भी की गई। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 6 जुलाई 1942 को नाबार्ड की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाबार्ड आपसे पूछा जाता है। इसके बाद भारत में आती है 7th 5 ईयर प्लान, जिसको बोलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये योजना भारत में 1985 से 1990 के बीच में आती है। यहाँ पे आधुनिकीकरण की मॉडर्न बनाना है, आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। तो इसमें जो प्राथमिकता थी कि देखो आधुनिकीकरण होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता तो खैर हर योजना में बोला गया, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। इस अर्थव्यवस्था की जो बड़ी बात थी वो ये थी कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर का जो गोल था, लक्ष्य था, वो सिर्फ 5% का था, लेकिन वृद्धि दर हमको ज़्यादा प्राप्त हो गई, 6% हो गई। और इसी के तहत 1988 में सेबी की स्थापना। तो सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो बोलेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में सेबी की स्थापना। सेबी का पूरा नाम जो है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि 1988 में बना है, इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। और 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो चीज़ें जल्दी पहुँचे, ये डाक व्यवस्था ने सोचा, योजना आयोग ने सोचा, तो इसके लिए जो है वो डाक विभाग में एक योजना लाई गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसको बोला जाता है स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट किस योजना के तहत लाई गई? तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई। देन इसके बाद आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं से पहले आप 8वीं एक बार मैं आपको बता दें। 8वीं में कुछ ज़्यादा नहीं था। 8वीं का मॉडल था जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, और ये मानव संसाधन का विकास, ये 92 से 97 तक आई थी। और यहाँ पे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने इस योजना के तहत काम किया था। तो मानव संसाधन, जितने भी मानव के पास संसाधन है, उनके विकास की बात, और ये मॉडल दिया गया था जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। इसके बाद थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 77 से 2002 के बीच चलती है। इसमें जो प्राथमिकता दी गई वो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि की बात यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे इसके तहत जो 4 क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। जो 9वीं पंचवर्षीय, यहाँ पे बोला कि लोगों के जीवन स्तर पर जोर दिया जाए, उनका रोजगार कैसे बढ़े, रोजगार सृजन पे, वो कैसे आत्मनिर्भर तो हर योजना में बोल रहा था कि देखो आत्मनिर्भर बनाना तो देखो काम होता है सरकार का कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, और क्षेत्रीय संतुलन। तो 4 चीज़ों पे ऐसी 4 बातें जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जिस पर बल दिया गया, तो यही है वो 4 बातें, ये आपको डिटेल से याद रखनी है। देन आपकी आती है अगर बात करें, इसके बाद आती है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 के बीच में आती है। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि स्वरोजगार और संसाधनों का विकास किया जाए। जी हाँ, रोजगार दिया जाए और जो संसाधन है उनका और ज़्यादा विकास हो। तो प्रतिवर्ष 8% जीडीपी की वृद्धि करना लक्ष्य यहाँ पे रखा था कि 8% क्या है, जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए। और गरीबी को 2012 तक 26% से घटाकर 15% तक लाना, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट था इस योजना के तहत। और साक्षरता दर को 75% तक पहुँचाना, कि भारत में कम से कम 75% लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, ये टारगेट रखा गया था किस योजना के तहत? 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 के बीच आती है। प्राथमिकता स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, जीडीपी में 8% की वृद्धि करना, और 2012 तक 26% से घटाकर 15% तक लाना। इसके बाद आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है, जिसमें बात की गई तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, की सभी के लिए विकास होना चाहिए और तीव्र रूप से होना चाहिए, ये प्राथमिकता यहाँ पे दी गई थी। और इसका जो लक्ष्य था वो था आपका 7.9, यहाँ पे जो यहाँ पे हासिल हुआ था 7.9% जीडीपी, लेकिन लक्ष्य था 9% का। तो ये यहाँ पे जो लक्ष्य से ज़्यादा हुई थी वो आपकी 9वीं में हुई थी, ठीक है, सॉरी 7वीं में जो लक्ष्य से ज़्यादा, लक्ष्य 5% का था लेकिन प्राप्त 6% हो गई। लेकिन 11वीं में लक्ष्य आपका 9 का था लेकिन 7.9 प्राप्त हुई। और कब से कब तक? 2007 से 2012, कभी सीधी डेट भी पूछी जाती है। क्या था? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की यहाँ पे बात की गई थी। और अगर बात करें इसके बाद हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये 2012 से 2017, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी। देखिए, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास की बात की गई थी, कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक
संपोषणीय तीव्रता से विकास होना चाहिए। इसमें वार्षिक औसत के आधार पे अगर मैं बात करूँ जीडीपी की, तो जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 4% रही थी। उद्योग जो है वो 8% रहा था। सेवा जो है 9.1% रहा था। 8.1 रहा था उद्योग भी। और आपका जो बचत दर की जीडीपी है वो 36.2 रही थी और निवेश दर 38.7 रहा था। तो ये थी जो हमारी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना है। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन इसका एक बार कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हर टॉपिक का लास्ट में रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय को योजना से पढ़ने से पहले मैंने आपको आर्थिक नियोजन बताया कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल से बात करी। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया के अंदर पहला आर्थिक नियोजन किसने किया है, रूस ने किया है। नेता कौन थे, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि भारत में पहला नियोजन किसने अपनी किताब में बताया था, तो एम विश्वेश्वरैया है। और भारत में जो कब जो है पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी, ये हर एक चीज़ हमने की थी। उसके बाद हमने बात करी थी योजना आयोग क्या है, योजना आयोग का क्या काम था, कब बना था, कौन इसके अध्यक्ष थे, अंतिम उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष। फिर योजना आयोग नीति आयोग में कब तब्दील हुआ, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इसके वर्तमान में कौन क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा एनडीसी। उसके बाद हमने बहुत डिटेल से पढ़ा कि ये कब बना, इसका काम क्या है, योजना आयोग के जो योजनाओं को है वो अंतिम रूप देने का इसका काम था। उसके बाद हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उसके बाद हमने जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ा। उसके बाद हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान पढ़ा जो कि 1966 से 69 तक था। देन हमने चौथी पंचवर्षीय योजना को पढ़ा जो कि जो गॉडगिल योजना पर आधारित थी। फिर आता था हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। फिर हमने छठी पंचवर्षीय योजना को पढ़ी थी। फिर हमने सातवीं पढ़ी, फिर हमने आठवीं पढ़ी, फिर नवीं जो चली वो 1997 से 2002 तक चली, जहाँ पे 4 बातों पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद देन हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना को बहुत डिटेल से पढ़ा। फिर हमने 11वीं और 12वीं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तो वार्षिक औसत के आधार पर जीडीपी वृद्धि दर, निवेश दर, कृषि क्षेत्र वृद्धि, हर एक चीज़ हमने पढ़ी डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।